क्लासरूम में आते हैं, उनके ऊपर उस क्लासरूम का दरवाजा खोलते ही वो जो 4 वॉल्स के अंदर जो एनवायरमेंट है वो उनको कितना प्रभावित करता होगा। जब हमारे लिए कोई भी नया, इतने बड़े होने के बाद भी पहला जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है, तो वो बच्चे कितना अपने आप को अजनबी महसूस करते होंगे। इसका मतलब एनवायरमेंट विद इन द 4 walls of the classroom is very important for understanding of effectiveness of teaching learning activities which are being taken in that particular class, right? तो एनवायरमेंट इम्पोर्टेंट है। क्या है एनवायरमेंट? क्लासरूम एनवायरमेंट इज अ ब्लेंड ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इंस्ट्रक्शनल। क्योंकि हम क्लासरूम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज ये किसी भी उसका क्लासरूम का एनवायरमेंट डिसाइड करती है। क्या है आपका क्लासरूम में जो सीटिंग प्लान क्या होगा? अभी आप यहाँ पर हैं, आज जो लोग यहाँ बैठे होंगे या उस कोने में बैठे होंगे, कल कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी आ जाए और सामने की सीट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट एक कोने में बैठ जाना, पीछे बैठने से अपने आप को आइसोलेटेड, एलिनेटेड फील करना, इंटरेक्शन में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाना। आप लोग सब एडल्ट है, ओरिएंटेड है, आपको पता है, तो इस कोने से भी मैं देख रही थी प्रश्न आ रहे थे, उस कोने से भी आ रहे थे। लेकिन छोटे बच्चों को इमेजिन करिए जो किसी कोने में क्लास में बैठे हुए हैं और क्लासरूम में इंगेज नहीं हो पा रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है कि क्लासरूम का सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, कैसा डिजाइन होना चाहिए। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट माने टीचर और स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में किस तरह के रिलेशनशिप्स होने चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ फैक्टर्स हैं जो क्लासरूम एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी में लूंगी। कम्युनिकेशन, आपको पता है कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही दो लोगों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज स्पेसिफिक, प्रिसाइज, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, स्माइल है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक पर एक भी मिल जाता है ना, जैसे उस तरह से अगर उसके साथ अच्छी भाषा के साथ स्माइल भी है तो वो और भी बेहतर हो जाता है। देन कम्स बॉडी लैंग्वेज। आप सब जानते हैं अभी हम एडल्ट हैं तो हम किसी की बॉडी लैंग्वेज से ही उसके मूड को, अपने लिए उसकी क्या ओपिनियन है, whether he is interested in talking to us or not, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से जान लेते हैं। हमें लगता है कि हम जान लेते हैं, बच्चे नहीं जान पाते, बच्चे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। शायद वो अपने भावों को शब्दों के रूप में व्यक्त ना कर पाए, पर वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को, अगर आप क्लास में किसी एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस्ड हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी एक बच्चे को वो प्रश्न भी पूछ रहा है, आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता, ये सारी चीज़ों को बच्चे बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस, वॉइस में मॉड्यूलेशन होना चाहिए, कब आपको पॉज लेना है, कब आपको वॉइस रेस करनी है, बोलते बोलते, जैसे अभी मेरे से पहले जो एग्जाम दे रही थी तो बीच में चाय सर्व हुई और बातचीत शुरू हुई, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हुआ तो उनको अपना लेक्चर वहीं पर रोकना पड़ा। यहाँ पर ये सुविधा थी, लेकिन अगर आप सोचिए हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और कहीं भी कोई भी चीज होती है, बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे हैं, कोई चीज निकली है, दूसरी है, उनका ध्यान बटा है, वो आपस में बातचीत करने लगे हैं। आपको पता होना चाहिए कब आपको बोलते बोलते अपने टोन में चेंज करना है, वॉइस को रेज करनी है, सो दैट बच्चे को मैसेज मिल जाए कि नहीं, वहां से हटा के अब आपको क्लास में टीचिंग पर फोकस करना है। वहां पर आपको ये छूट नहीं है कि आप कहें अच्छा ठीक है 5 मिनट के लिए आप आपस में बातचीत कर लो या बाहर से जो कुछ भी गुजर रहा है आप उसको देख कर आ जाओ, फिर तो बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। यहाँ तो आप लोग एडल्ट थे, 5 मिनट के बाद आप सब वापस फिर से अटेंटिव हो गए, फोकस में हो गए। लेकिन बच्चों को अगर आपने एक बार छोड़ दी ना, फिर बच्चों को दोबारा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, तो आपको पता होता है कि कितनी ढील देनी है और कब खींच लेना है, तो फिर से उनको
बिल्कुल उसी तरह से आपको अपनी आवाज, टोन जो है ना वो आपकी वॉइस है, आपको अपनी आवाज से बच्चों की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट्स को नाम से बुलाना। आप में से बहुत से लोग टीचर होंगे, बहुत सारे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे होंगे, लेकिन केवल स्टूडेंट्स को ही नहीं, आप देखिए कभी भी अगर आप किसी को नाम से बुलाते हैं तो उससे एक परिचय के भाव होता है, उसको ये होता है कि अच्छा टीचर मुझे जानती है, अरे तुम खड़े हो जाओ, ऐसे कहने के बजाय अगर आप किसी का नाम लेकर बुलाते हैं तो थोड़ा स्पेशल फील, उसे लगता है टीचर को मेरा नाम याद है, पता है, तो नाम से बुलाइए। फिर ग्रुपिंग करना, क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, एक इफेक्टिव टीचिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको कई बार बड़ा ग्रुप होता है तो छोटे छोटे ग्रुप्स या बहुत सारी एक्टिविटीज करानी होती है आपको, उसके लिए आपको ग्रुप्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो जरूरी है कि ग्रुप का, क्लास का हर बच्चा एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए। वहां पर बैठा हुआ बच्चा इस समय यहाँ पर बैठे हुए किसी बच्चे से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, डिस्कशन नहीं कर सकता, तो आपको छोटे छोटे ग्रुप बनाकर ऐसे मौके देने होंगे कि हर बच्चे को हर दूसरे बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिले, तो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने होंगे। ग्रुप्स के क्राइटेरिया बहुत सारे हो सकते हैं, एबिलिटी के बेसिस पर हो सकता है, हर बच्चे का अलग लर्निंग स्टाइल है उसके बेसिस पर हो सकता है, हर बच्चा एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आया हुआ है, कुछ बच्चे अपने ही बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आप उनका एक ग्रुप बना सकते हैं। डिफरेंट क्राइटेरिया पर आप अलग अलग ग्रुप बनाकर एक्टिविटीज कर सकते हैं। फिर क्लासरूम रूल्स एंड डायरेक्शन, अपनी क्लास का कहना चाहिए उसकी क्लास के अंदर क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, स्टूडेंट से मेरे एक्सपेक्टेशन में क्या है, मैं डिसाइड भी नहीं कर सकता, वो क्लासरूम से बाहर तक क्या करना है इन द क्लास, तो फिर मैं ही वहां की डिसाइड करूंगी क्या होना है। तो एज अ टीचर आप भी क्लासरूम के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। बहुत अच्छा हो अगर आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने अपने स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, ठीक है, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस की वैलिडिटी बढ़ जाती है। सीटिंग अरेंजमेंट पर ऑलरेडी बात हो चुकी है। ये जो मैंने अभी आपके पास ये जो 2 3 4 पॉइंट डिस्कस किए ये जनरल एनवायरनमेंट के थे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। तो ये जो जनरल एनवायरनमेंट बात करेंगे, कोई क्लासरूम का एनवायरनमेंट और इंक्लूसिव जब हम उसमें जोड़ते हैं तो क्या फर्क हो जाता है। टीचिंग में एक एनवायरनमेंट, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, लेकिन वो इंक्लूसिव नेचर का हो, तो क्या और जुड़ जाएगा उसमें, तब हम उसे इंक्लूसिव कहेंगे। इट रिकॉग्नाइजेस द डाइवर्स एजेस, डिफरेंट एज ग्रुप के, डिफरेंट इंटरेस्ट वाले, डिफरेंट प्रेफरेंसेस वाले, डिफरेंट एबिलिटीज वाले, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के बच्चों को एक साथ क्लास में इंक्लूड करना, और इस तरह इंक्लूड करना कि उनका डेवलपमेंट को वो लर्न करें जिस पर्पस के लिए वो क्लास में इकट्ठे हुए हैं। उन सारे बच्चों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, यहाँ से लेकर वहां तक बैठा हुआ हर व्यक्ति ये फील करे कि यहाँ जो एक्टिविटी हो रही है उसमें मेरा योगदान है, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं यहाँ केवल सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, मेरा एक पार्टिसिपेशन है, एक्टिव पार्टी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये मेरी क्लास है, वो फीलिंग होनी चाहिए, तब आप कहेंगे कि वो एनवायरनमेंट इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब ये भी है कि फुल पार्टिसिपेशन इन टीचिंग, लर्निंग, वर्क एंड सोशल एक्टिविटीज, जितनी भी आपकी सोशल एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी आपकी सारे बच्चों के लिए होनी चाहिए। फुल पार्टिसिपेशन इन टीचिंग, लर्निंग, वर्क एंड सोशल एक्टिविटीज। इंक्लूसिव खासतौर पे उनके लिए इस्तेमाल होता है जो मार्जिनलाइज्ड है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, जो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मली एबल नहीं है, दोस्त हु आर डिसेबल्ड, जिनको
जिनको इंक्लूड करने की, जिनको मेन स्ट्रीम करने की ज्यादा जरूरत है। इंक्लूजन, नॉर्मल जो बच्चे हैं वो तो आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड होंगे, और बच्चे अगर होंगे तो एक एनवायरमेंट अपने आप। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं, चाहे सोशली डिसएडवांटेज हो, मेंटली सबनॉर्मल हो, फिजिकली डिसेबल्ड हो, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हो, सोशल ट्राइबल ग्रुप से आते हो, सोशली इकोनॉमिकली डिफरेंट ग्रुप से आते हो, उनको आपको मेन स्ट्रीम में लाने की, क्लास की जो भी स्पिरिट है उसमें इंक्लूड करने की जरूरत होती है। तो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बेसिकली उन बच्चों के ऊपर फोकस करेगा जिनकी नीड नॉर्मल बच्चों से थोड़ी डिफरेंट होती है, जिनकी एबिलिटीज बच्चों से थोड़ी डिफरेंट होती है। इंक्लूजन के लिए हमको उन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कौन से हैं वो ग्रुप जिन पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? आप देख रहे हैं एनईपी 2020 में ये सारे ग्रुप्स की बात की गई है, जिनको अभी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की बात करते हैं। उस इंक्लूसिव में नॉर्मल बच्चों के साथ और कौन आ सकते हैं, और सकते हैं वो है जेंडर आइडेंटिटीज के बेसिस पर ट्रांसजेंडर। अब आप देखें यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म निकलता है अप्लाई करने के लिए, जेंडर का कॉलम होता था पहले, केवल मेल और फीमेल होता था, अभी एक कॉलम और होता है जिसमें ट्रांसजेंडर लिखा होता है। इसका मतलब हम उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये उनकी भी अपनी एक आइडेंटिटी है और जिसको छिपाकर रखने की जरूरत नहीं है। उनके अपने साइकोलॉजिकल सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जब वो क्लास में आएंगे तो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट के लिए आपको उन सारी सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल प्रॉब्लम्स को हैंडल करना होगा। तो जेंडर आइडेंटिटीज के बेसिस पर है, फिर सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज पहले से आप जानते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज के बेसिस पर क्लासरूम में आपके रूरल एरिया के बच्चे भी हो सकते हैं, स्मॉल टाउन के बच्चे भी हो सकते हैं, हॉस्टल में रहने वाले दूसरे छोटी जगहों से आए हुए बच्चे हो सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पर ये सारे तरह के बच्चे हो सकते हैं, और डिसेबिलिटीज के बेसिस पर, क्योंकि इंक्लूजन में अब आप किसी को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। Every school is supposed to give admission to each and every child who is residing in the vicinity or the neighborhood of the school, irrespective of the potential or the limitations. चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो डिसेबल्ड हो, उसको उसी स्कूल में एडमिशन देना है। ठीक है, तो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं जिनको एक्नॉलेज किया गया है, और ये सारे बच्चे जो हैं वो आपके स्कूल में आ सकते हैं। और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है कि आपको इन सारे तरह के बच्चों के बारे में जानकारी हो, क्योंकि कम्युनिकेशन की बात की गई थी। मैंने कहा था कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इन स्पेशल बच्चों को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो आप इस तरह कम्युनिकेट करते हैं कि उससे उन बच्चों को बजाय कम्युनिकेशन के एक गैप बन जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा डिस्लेक्सिक है। डिस्लेक्सिक बच्चे आपको पता है पढ़ने में उनको दिक्कत होती है, रीडिंग में दिक्कत होती है। किसी बच्चे को आप खड़ा करके रीडिंग करवा रहे हैं और वो हर बार बैड को डैप पढ़ता है, रामू इज अ डैप बॉय। आप करेक्शन कराते हैं, नो इट्स नॉट डैप, इट्स बैड, तो वो रामू इज अ बैड बॉय। अगेन वही वर्ड आता है और वो बोलता पढ़ता है रामू इज अ डैप बॉय। जब वो 3-4 बार आप करेक्शन के बाद भी वो वही पढ़ रहा है, डैब ही पढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि ये जानबूझकर मुझे इरिटेट कर रहा है। तो होता ना, टीचर का अपना ईगो होता है, मैंने बोला सही करने को तो क्यों नहीं कर रहा है इतनी बार। तो टीचर का ईगो हर्ट होता है, वो क्या करता है, वो उसको फिर बुरी तरह से डांटना शुरू कर देता है, बिना ये जाने कि डिस्लेक्सिक बच्चे में कोई एक सेंसरी परसेप्शन डिफेक्टिव होता है। डिस्लेक्सिया जो होता है वो आपका सेंसरी मोटर परसेप्शन से रिलेटेड होता है। जब आप उसको करेक्शन करा रहे हैं तो आप बोल कर करा रहे हैं, उसका ऑडिटरी परसेप्शन है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन ऑडिटरी परसेप्शन। आपने कहा नो इट्स बैड, उसने सही सुना और उसने सही प्रोनाउंस किया, उसकी जो मोटर एक्टिविटी हुई वो सही हुई, उसने बोला बैड। लेकिन जो विजुअल परसेप्शन होता है, डिस्लेक्सिया में परसेप्शन कहाँ डिफेक्टिव है, विजुअल। लिखे हुए में बी और डी स्वैप हो जाते हैं,
और जब वो पढ़ना शुरू करता है तो वो बैग को हमेशा बैग पढ़ेगा। उसे तो लग रहा है मैं सही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो जो पहचान रहा है वही पढ़ रहा है। अभी आपने देखा था ना भाषा में जो सीखा। अगर आप नहीं समझ पा रहे कि वो बच्चा डिसलेक्सिक है तो आप उसे डांटते रहेंगे, और आप मेहनत करेंगे उसको कि वो सही रीड करे से उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, आपकी कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि आप गलत जगह मेहनत कर रहे हैं। समझ तो बहुत जरूरी है आपका कि जो डिसेबिलिटी कितने तरह की होती है और आमतौर पर उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मान लीजिए कोई ऑटिस्टिक बच्चा है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया, वो करता है कि आपके जेस्चर से, क्योंकि कई बार अपने बच्चे वो इस तरह के डिसेबिलिटी को छिपाने की कोशिश करते हैं, या वो खुद भी नहीं समझ कि उनके अंदर ये बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते। वो जेस्चर से समझने की कोशिश करता है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उसी को उसी तरीके से फॉलो करता है जो वास्तव में जो आप कह रहे होते हैं उससे फर्क होता है। आप नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। आपको लगता है जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं कर रहा, और बच्चा सोचता है जो कहा है नहीं तो कर रहा हूँ, फिर भी नाराज है। समझ में आ रहा है? इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी है। दो चीजें बहुत जरूरी हैं आपकी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, नॉलेज एंड एटीट्यूड। नॉलेज से बताओ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड क्यों है, रीजन को फाइंड आउट करेंगे तो आप पाएंगे नेगेटिव इसलिए है क्योंकि आप जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हैजल्स हैं, उन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर उन प्रॉब्लम्स को हटा दिया जाए तो आपके पॉजिटिव, आपके एटीट्यूड को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदला जा सकता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप इंडिफरेंट रहेंगे, और इंडिफरेंट एटीट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा। आपका नेगेटिव एटीट्यूड हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आपके प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करके हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन इनडिफरेंट एटीट्यूड नहीं चलेगा। टीचर कभी, टीचर कैन नेवर बी इनडिफरेंट टुवर्ड हिज स्टूडेंट्स नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि नीड होती है, अलग आनेंगे यूज करने के लिए कोशिश कर पाएंगे। अब हमें पता है कि राइट बच्चे हमारे पास में रहते हैं, और हमें इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना है ताकि हम उस तो कैसे सकते हैं कि और इंक्लूसिव डिफाइन क्लियर मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर बिहेवियर। अब मैंने बताया ना, क्लास के मास्टर होते हैं, अपनी क्लास के उधर, अपनी क्लास के भीतर हर बच्चे को ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाए। हर एक को विश करना है, हमेशा मुस्कुराना है, अपनी ही सीट पे बैठना है। ये रूल्स कोई भी हो सकते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से बनाए। और जैसा मैंने पहले कहा था, रूल्स बनाने में अगर आप ज्यादा डेमोक्रेटिक होंगे तो अच्छा होगा। अपने स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड करेंगे ताकि वो भी आपको बताएं कि वो क्या चाहते हैं, उनके क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा हो। क्योंकि अगर वो खुद चाहेंगे, जैसे अभी आप एससीएफ बना रहे हैं, तो मैम ने बोला था ना कि आप खुद डिसाइड करें, क्योंकि आप ही को फॉलो करना होगा, बाउंस होकर आपके पास ही आने वाला है, इम्प्लीमेंट आप ही करेंगे। तो अगर आप क्लासरूम में बिहेवियर के रूल्स बना रहे हैं, बच्चों को ही फॉलो करना है, लेट देम डिसाइड, लेट देम कम फॉरवर्ड एंड डिसाइड कि क्या रूल्स होने चाहिए ताकि वो उसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। फिर आता है एनफोर्स दो स्टैंडर्ड्स कंसिस्टेंटली। रूल्स बनाकर अप्लाई कर देना, लेकिन कंसिस्टेंटली बहुत जरूरी, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट होना चाहिए। रूल फॉलो। कई बार हम लोग उत्साह में बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा चीजें शुरू कर देते हैं, और बाद में धीरे धीरे थोड़े समय बाद वो चीजें खत्म हो जाती हैं। आप एक एक दो दो करके शुरू करें, लेकिन जो भी रूल बनाए वो कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए। और अगर कोई भी उस रूल को तोड़ रहा है
तो आपको वहां पर बहुत स्ट्रिक्टली बताना चाहिए कि उसने उस रूल को तोड़ा है और उसे एनवायरमेंट मेंटेन करने के लिए रूल को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड मेक आई कांटेक्ट। जैसे अभी कोई बच्चा अगर बातचीत करने लगा है, आप बोल रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तरीका क्या हो सकता है, आप उस समय रुक जाएं और उस बच्चे को देखना शुरू कर दें। कई बार वो बच्चा नहीं नोटिस कर रहा होता, आप रुक जाते हैं, देखते हैं, तो बाकी आसपास वाले बच्चे उसको टोकते हैं, देखो देखो मैम देख रही है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, है ना। आप अगर कोई एक बच्चा अगर बातचीत कर रहा है या किसी गलत काम में लगा हुआ है और आप रुक कर उसे देखने लगते हैं, उसका ध्यान नहीं जाता, बट आसपास वाले तो देख रहे हैं कि आप नोटिस कर रहे हैं, तो वो उस बच्चे को अलर्ट कर देते हैं। तो आपको बहुत ही सटल तरीके से उसको इंडिकेट करना है कि वो रूल्स जो उन्हीं लोगों ने मिलकर बनाए हैं वो उनको फॉलो नहीं कर रहा है, रूल को रिमाइंड करवाना है। नेक्स्ट आता है आपका डील with low level disruption in a sensitive way। क्लासरूम एनवायरमेंट में अगर किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन होता है तो आपको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से उसको डील करना है। यानी कोई पनिशमेंट, कोई रूडली चिल्लाना, डांटना, पब्लिकली डांटना क्लास में सबके सामने, इस तरह का काम न करके आपको बहुत सेंसिटिव, क्योंकि उस समय तो आप उसको बहुत सेंसिटिवली माइंडली डील करिए, बाद में आपको सोचना पड़ेगा कि वो इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा था। क्योंकि ये जो नेगेटिव बिहेवियर भी होते हैं ना, ये भी कई बार अटेंशन सीकिंग होते हैं, उसकी साइकोलॉजिकल नीड पूरी नहीं होती। कोई भी बच्चा नेग्लेक्टेड होना फील नहीं करता, डांट पड़ जाए वो अच्छा है। अगर उसको नहीं लगता कि मैं बेस्ट जवाब दे सकता हूँ और टीचर का एप्रिसिएशन मुझे मिले, फिर भी टीचर के मुंह से मेरा नाम तो निकलना चाहिए ना, टीचर जाने को कि कोई मुंह में, तो वो नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। और आप 100% ये 200% गारंटी के साथ मैं कहती हूँ, अगर कोई एक बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, बाहर देख रहा है या कुछ और काम करने में बिजी है, आप उसे खड़ा करके डांटेंगे, पूछेंगे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, अच्छा बताओ मैंने अभी क्या पढ़ाया, आप 100% श्योर कि वो नहीं बता पाएगा। फिर भी मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरा ईगो हर्ट हुआ यार, मैं यहाँ खड़े होकर बता रही हूँ, उसकी कैसे हिम्मत हुई कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा, तो मैंने उसे तुरंत खड़ा कर दिया, बताओ मैंने अभी क्या बताया। मुझे तो पता है कि वो नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, उसके बाद मुझे डांटने का, बोलने का मौका मिल जाएगा, मैं उसे डांट दूंगी, प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। आप उस बच्चे को खड़ा करिए और उससे इतना इजी प्रश्न पूछिए जिससे आप, जैसे आप 100% श्योर थे ना कि वो नहीं बता पाएगा, आप 200% श्योर हो कि वो बता पाएगा। बहुत बढ़िया। आप उससे पूछ लीजिए और अप्रिशिएट कर दीजिए। आप अगले दिन से 2-3 मैम कल क्या पढ़ाने वाली है, सर क्या पढ़ाने वाले हैं, पढ़ के आना शुरू करेगा, क्योंकि एप्रिसिएशन, वो क्लास में सबके सामने मैम उसको कुछ बोलेंगे तो उसकी नीड थी ना, इसको आप करके देखिए। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें कई बार हमें ये देखनी पड़ती है कि हम कितने सेंसिटिव तरीके से प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, बजाय बच्चे को ह्यूमिलिएट करने, जो कि टीचर आमतौर पे करते हैं, क्योंकि टीचर का ईगो होता है और उन्हें लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये ध्यान क्यों नहीं दे रहा, तो उसको ह्यूमिलिएट कर। तो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से हमें चीजों को हैंडल करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू ऑल। सारे बच्चों को, खासतौर पे जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सारे उसको रिजॉल्व करने के सारे बच्चों को बोलने का मौका देना चाहिए, सारे बच्चों को आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये है कि बच्चों में डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना, खासतौर पे इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में अगर अलग अलग तरीके के, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग एबिलिटी के बच्चे क्लास में हैं, तो बाकी बच्चे उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए। एक किस्सा शेयर करती हूँ। हम देखिए, हम लोग ना ऐसे बने हैं कि हम डिफरेंसेस को बहुत आसानी से एक्सेप्ट करें, बशर्ते कि हमें उन डिफरेंसेस का एक्सपोज होना चाहिए। जेंडर डिफरेंस कितना बड़ा डिफरेंस है, कभी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होता है कि वो लड़के को कह दे कि तू खड़ी हो जा, नहीं, उसे पता
खड़ा हो जा, तू बैठ जा, और लड़की को बोलना है तुम चलो या तुम खड़ी हो जाओ। पैदा होते ही बच्चा देखता है कि एक तो पापा है लंबे चौड़े भारी आवाज वाले डांट लगाते रहते हैं, और एक मम्मी है अलग तरीके से मीठी आवाज में बोलने वाली, गलतियों पर गले लगा लेने वाली। कभी उसे कोई कंफ्यूजन होता है कि ये दो जेंडर क्या है, ये दो अलग क्यों है? नहीं होता, क्योंकि हमने शुरू से देखा है, बचपन से वो देख रहा है कि एक माँ है, एक बेटा है, एक भाई है, एक बहन है, एक मेल है, एक फीमेल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक्सेप्टेंस कितने आसानी से एक्सेप्ट किया ना। पर अगर कोई डिसेबल है, कोई स्पेसिफिक है, कोई ब्लाइंड है, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं होता? कोई ब्लैक है, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, कोई एक ट्रांसजेंडर है, क्यों? क्योंकि क्या हम अलग कर देते हैं। जो स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था ना, उसमें सेग्रीगेशन था, अलग कर दिया जाता था। साथ रहने का मौका नहीं, इंक्लूजन को मौका देता। मेरी बेटी थी 3.5 साल की, तो उसको स्कूल में डाल दिया, जाकर कहती थी में लेकर लंबे बाल चोटी गूंद के बना दिया करती थी, लड़के कभी बाल नहीं काटते हैं, तो उसको समझ में अच्छा हाँ ऐसे जो है उनके बाल हैं और वो चोटियां बना सकते हैं। उस डिफरेंस को उसने उतनी सारी उम्र में एक्सेप्ट कर लिया ना। तो हम ये डिसेबल्ड बच्चों को भी क्लास में रखें और वो ये देखें, हाँ एक बच्चा ऐसा है जो बोल नहीं सकता, एक बच्चा ऐसा है जो चल नहीं सकता, एक बच्चा मसल्स को हैंडल नहीं कर सकता, सलाइवा देता है वो साफ नहीं कर सकता। होते हैं इस तरह के बच्चे। पर हम क्या करते हैं, हम स्पेशल डाल के उन दोनों के बीच में गैप कर देते हैं। इंक्लूजन कहाँ से आएगा, एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगा? तो वो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, और उस एक्सेप्टेंस के लिए आप करेंगे क्या? बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। आपके जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, ये है डेवलप अ स्कैफोल्ड अप्रोच। स्कैफोल्ड जानते हो? सपोर्ट, जब सपोर्ट है ना, ये जो टाइप करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो बांस जोड़ के वो बनाया जाता है ना, सपोर्ट देने। तो स्कैफोल्ड अप्रोच माने जिसको जिस सपोर्ट की जरूरत है उतना सपोर्ट आपको देना पड़ेगा, तभी वो क्लास में इन्वॉल्व हो पाएगा, क्लास जो आपकी मेन स्ट्रीम है उसका पार्ट बन पाएगा। और उसके लिए बहुत सारी चीजें मैंने एक रिसर्च किया था, बहुत इस तरह की रिसर्चेस करी है, उसमें पाया कि अगर आप बच्चों को एक साथ रहने का मौका देते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, तो उनमें एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी आता है। कुछ गेम्स हमने कराए थे, जैसे एक गेम था जिसमें स्कूल्स में, आप लोग के छोटे स्कूल्स में होता है, आप डिग्री सिखाने के लिए करते हैं, दो लड्डू, तो सब दो के पेयर बनाकर बच्चे है ना, या चार का पेयर वो बनाना पड़ता है, उनको ग्रुप बनाना पड़ता है। तो उसमें हमने कोई कॉमन फीचर बोला, हमने पूरे ग्रुप में ऐसे बच्चों को बिठा दिया जिसमें स्पेशल बच्चे भी थे, SC/ST बच्चे भी थे, डिसेबल बच्चे भी थे, पूरा एक इंक्लूसिव सेटअप था। और उसने बोला कि जिसने ब्लू सॉक्स पहने हुए हैं वो पेयर अप होंगे। तो अब वो सब ढूंढ रहे हैं कि किसने ब्लू पहने, किसने ब्लू, हर कोई दिखा रहा है। अब वो ये नहीं देख रहे कि वो काले रंग का है, कि वो शेड्यूल कास्ट है, गांव का है, बस वो ये देख रहे हैं ब्लू किसने पहने, और जिसने भी पहने हुए उसके साथ तुरंत अपनी जोड़ी बनाकर खड़े हो जा रहे हैं। किसके पास है, जिसके पास 2 रुपए का सिक्का है, तो सब ढूंढ के किसके पास, फिर वो उनके अलग पेयर बन गए। अभी ब्लू सॉक्स उसने किसी और के साथ पेयर बनाया, 2 रुपए के सिक्के में उसने किसी और के साथ बनाया। आप उन्हें बता सकते हैं कि ये जो डिसेबिलिटी है या ये जो अंतर है, ये केवल एक की वजह से है। There are number of similarities.
सिमिलैरिटीज बहुत हैं, उसके भी आपके दो हाथ है, उसके भी दो है, आपके भी दो पैर है, तो भी आइसक्रीम पसंद है, आपको भी आइसक्रीम पसंद है, वो भी शाहरुख खान का फैन है, आप भी शाहरुख खान का फैन हो। ओनली डिफरेंस इज यू कैन सी एंड ही कैन नॉट। वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता, आप देख सकते हो, एक ही तो डिफरेंस है, बट द सिमिलैरिटीज आर अनलिमिटेड। कितनी सिमिलैरिटीज है, तो केवल एक अंतर की वजह से हम उसे काट दें, सेग्रीगेट कर दें, अलग स्पेशल सेटअप में डाल दें? नहीं। इस तरह के बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, प्लेज हो सकते हैं, ड्रामा हो सकते हैं, जहाँ पर बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से आप उसको पार्ट दे सकते हैं, जगह दे सकते हैं, उन सारे बच्चों को आपस में एक दूसरे के को जानने का, समझने का मौका दे सकते हैं, और फिर वो एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जो आप चाहते हैं इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, वो इफेक्टिव एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये स्टेकहोल्डिंग मींस गिविंग सपोर्ट टू ऑल पीपल्स कैन एक्सेस द सेम लर्निंग, प्लान एक्टिविटीज द सेम ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम होना चाहिए। प्लान एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स, बट स्टेकहोल्डिंग द एक्टिविटीज टू सूट चिल्ड्रंस नीड, मतलब प्ले है, ड्रामा है, हर बच्चे की अलग जरूरत है, उस हिसाब से उसको जरूरत के हिसाब से आप उसको उतना ही सपोर्ट, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना सपोर्ट आप उसको देते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बी अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक नीड ऑफ एवरी चाइल्ड इन योर क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बच्चे की नीड अलग है, और बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं। एक रिसर्च फाइंडिंग फिर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो ये बताएगा कि इंक्लूसिव सेटअप या इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्यों जरूरी होता है और कैसे लाया जा सकता है। हम लोगों ने एक रिसर्च किया था जिसमें हमने एक स्पेसिफिक बच्चा लिए, दो स्पेसिफिक बच्चे लिए थे जो आइडेंटिकल थे, जिनकी प्रॉब्लम डिसेबिलिटी आइडेंटिकल थी। उनके नीचे के जो पूरा लोअर पार्ट था, पैर उनके मुड़े हुए थे, ऊपर की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन दोनों पैर मुड़े हुए थे। एक बच्चा था क्लास 2 का और एक बच्चा था क्लास 9 में पढ़ने वाला। हमने पहले क्लास 9 वाले बच्चे को उसके अपने स्कूल से हटाकर एक नए स्कूल के सेटअप में रखा। क्लास में उसको, चूंकि वो चल नहीं सकता था, बिठा दिया जाता था क्लास में, हमने उसको ले जाकर एक सीट पर बिठा दिया। सारे बच्चे प्रेयर करके वापस आए तो उन्होंने देखा उनकी क्लास में एक नया बच्चा बैठा हुआ है। सबने उसको देखा, उसके बाद सब अपनी अपनी सीट पे बैठ गए, पढ़ाई हुई, इंटरवल हुआ, सारे बच्चे कूद कूद के अपना टिफिन लेकर बाहर चले गए। वो बच्चा चल नहीं सकता था, वो अपनी सीट पर बैठा रहा। किसी बच्चे ने नोटिस नहीं किया कि एक बच्चा अपनी ही सीट पर बैठा रह गया है। वो वापस आए, हम ऑब्जर्व कर रहे थे, किसी में कोई रिएक्शन नहीं था। 2 दिन इसी तरह बीत गए। तीसरे दिन कुछ बच्चों ने नोटिस किया, उन्होंने उससे इशारा किया भी क्या आओ, तो उसने इशारा किया कि मैं चल नहीं सकता। तब उन्हें समझ में आया कि वो चल नहीं सकता, तो उसको सिंपैथी दिखाकर बाहर। चौथे दिन, 5वें दिन, 1 हफ्ते का था, बच्चे उसके पास आते थे, सिंपैथी दिखाते थे और फिर चले जाते थे और बाहर से अपना टिफिन करके वापस आते थे। वो बच्चा अकेला उस अपनी सीट पर बैठकर अपना टिफिन लेता था। 1 हफ्ते बाद हमने उसे वापस वहां से अपने दोस्त का, अपना ओरिजिनल स्कूल था स्पेशल, वहां पर भेज दिया। सेम हमने क्लास 2 के बच्चे के साथ किया। क्लास 2 के बच्चे उसी तरह से, हमने बच्चे प्रेयर करके वापस आए, उससे पहले उन्होंने अपनी क्लास में एक बच्चे को बैठा हुआ देखा, बच्चे भाग गए। पहले दिन किसी ने नोटिस नहीं किया, फिर 2 वापस कर आए और उसकी तरफ इशारा करते हैं आओ आओ, तो उसने बोला कि मेरा मैं तो पास जाएगा, उन्होंने भी सहानुभूति दिखाई। बच्चों के बच्चों ने करते थे, वहां ले गए। वो बच्चा भी, उसको करते ही कोई तकलीफ नहीं हुई, बच्चा भी बहुत खुश था और बाकी बच्चे भी मंगाते हुए उसको ले गए। और फिर वो बाकी सारे दिन वो सारे बच्चे बाहर निकलते थे, हर बार कोई 2 बच्चे रुक के उसको दोनों तरफ से बाहों से टांग कर उसको बाहर ले जाते थे। वो सबके साथ लंच करता था और फिर सब वापस लेकर आते और उसको अपनी सीट पर बिठा देते। क्या पता चला इससे? पता
ये चला कि रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हम फालतू में रिसर्च करते हैं कि बच्चों की इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या, उनको कैसे हैंडल करें, इनकी ये प्रॉब्लम्स क्या, इनका सोशल एडजस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए, कुछ नहीं। आप उनको एक साथ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उनको एक साथ रखकर छोड़ दीजिए, लगे वो बच्चे को कर लेंगे कि उस स्पेशल बच्चे के साथ कैसे डील करना है, कैसे डील करना है। ना उस छोटे बच्चे को तकलीफ थी और ना बाकी बच्चों को तकलीफ हुई थी, उसको क्या करना है हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि उनको क्या करना है। उन्होंने देखा ये नहीं चल पा रहा, बाहर कोई इतनी मस्ती होती है, उन्होंने अपना दोनों तरफ से पाया, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। तो इंक्लूजन के लिए सबसे जरूरी है एक्सेप्टेंस, सबको एक साथ रखना और एक्सेप्टेंस। और टीचर के लिए जो दो चीजें जरूरी है वो है आपकी एक तो नॉलेज और एक है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड पॉजिटिव होना जरूरी है, नेगेटिव मैं ये नहीं कह रही कि नेगेटिव आप रख सकते, लेकिन इंडिफरेंट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव है तो कुछ प्रॉब्लम्स है, आपकी फोकस प्रॉब्लम्स पर ज्यादा है तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो गया। आपको सिर्फ ये सोचना है, कई बार हम लोग ये सोचते हैं अगर हमारी क्लास में इस तरह के स्पेशल बच्चे आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें क्या कुछ आना चाहिए, हम क्या साइन लैंग्वेज भी सीख लेंगे, हमें क्या ब्रेल भी आनी चाहिए, क्या हम एमआर बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो भी सीखें, सारा कुछ क्या हम ही सीखेंगे, सारा कुछ क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है? हाँ है। और आपको सीखना कुछ नहीं। मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, आप अपना मकान बनवाने जाते हैं, क्या सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, क्या आर्किटेक्ट बनते हैं डिजाइन बनाने के लिए, क्या प्लम्बरिंग का कोर्स करते हैं कि खराब हुआ नल तो कैसे ठीक करूंगा, क्या इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करते हैं कि बिजली खराब हुई तो नहीं। आप क्या करते हैं, आप सिर्फ प्यार से अपना मकान बनवाते हैं और उस मकान को प्यार करते रहते हैं। जैसे ही उसमें कहीं लीकेज शुरू होती है, बिकॉज यू लव योर हाउस, आपको पता है देयर इज समवन इन द नेबरहुड, आप उसको बुलाते हैं और वो आपका काम ठीक करके जाना है। सिमिलरली एक क्लास, आप अपनी क्लास बनाते हैं यहाँ से वहां तक सबको मैं प्यार करती हूँ, ऑल आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं उसकी नीड पूरी नहीं कर सकती, नो इशू। मुझे पता है कोई बाहर है एक्सपर्ट जो रेल जानता है, वो उसको रेल सिखा देगा, कोई है जो साइन लैंग्वेज सिखा देगा, कोई है जो मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा कि हमारे बच्चों के साथ कैसे डील करना है, कोई है जो मुझे बता देगा कि एडीएचडी के साथ कैसे करना है, मैं बस उसको फॉलो करती रहूंगी। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ तो मैं अपनी क्लास के हर बच्चे की लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके लिए आप अपने और उसको मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी करते हैं आपको सीखना पड़ता है, पर आपको पता है कौन है जो आपको सपोर्ट कर सकता है। इसी तरह से आपको अपनी क्लास में एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट तैयार करना है। आपको बहुत कुछ आता हो, मैं आपको आज 10 दे दूं और आप सोचो वो 10 टिप्स काम आ जाएंगे आपके, नहीं। बस आपको क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने बच्चों के साथ प्यार, फिर आपको पता है जो भी प्रॉब्लम होगी देयर इज समवन इन द कम्युनिटी हु कैन कम फॉरवर्ड एंड हु कैन हेल्प। तो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको केवल अपनी नॉलेज और एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। बाकी ये सब चीजें बहुत सिंपल हैं, आप सब इनको जान